आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार के सियासी गलियारे की सबसे बड़ी खबर से। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में हलचल काफी तेज हो गई। एनडीए के खिलाफ रणनीति बनाते हुए आरजेडी ने सीपीआई और सीपीएम को गठबंधन में शामिल कर लिया। सीपीआई और सीपीएम की 9 सदस्यीय टीम ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से आज मुलाकात की और इसके बाद इस पर मोहर लग गई। सीपीआई के सेक्रेटरी राम नरेश पांडे ने कहा कि वाम दल भी अब गठबंधन में शामिल हो गया है। हालांकि सीटों को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सिंह से सकारात्मक बात हुई और सीपीआई सीपीएम राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी, यह समझ बन गई। 243 सीट वाम और जनवादी ताकतों का सीट होगा। 243 हमारा सीट है। इस बार वोटों का बिखराव नहीं हो, माइक्रो लेवल पर महागठबंधन कैसे महा मजबूत हो और महा विजय प्राप्त करे, इसके लिए वामपंथी। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि महागठबंधन से जुड़ना वाम दलों के लिए क्यों उत्साहजनक है। इसके समझने के लिए कुछ विधानसभा परिणामों पर आप नजर डालें तो 2005 में वाम दलों ने 11 सीटें जीती थी। 2010 में सिर्फ 1 सीट पर जीत लेफ्ट की। विधानसभा में लेफ्ट का प्रदर्शन 2015 में 3 सीटों पर मिली जीत से स्पष्ट होता है। इसके अलावा अगर 1995 में जाएं तो 28 सीटों पर इन्हें जीत हासिल हुई थी लेफ्ट को। तो ये वो आंकड़ा है जिसे देखकर आप स्थिति को जान पाएंगे और किस तरीके से इन्होंने अब तक अपना प्रदर्शन किया है, इनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर मतलब साफ है कि बिहार में वाम दल 20 साल से दहाई अंक में नहीं पहुंच पाया। 1995 में लालू के साथ उनके लिए फायदेमंद रहा। राज्य के कुछ हिस्सों में लेफ्ट के अच्छे कैडर हैं और इस कारण इस गठबंधन के मायने ये निकाले जा सकते हैं। अपनी कोई साख बचाने की कोशिश कर रहा है लेफ्ट। 2019 में तमाम कोशिशों के बाद बेगूसराय में इन्हें हार मिली। बेगूसराय में कन्हैया कुमार 4 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। चुनाव लड़ने से वोट बिखरने का खतरा थोड़ा कम है। इधर सीट बंटवारे पर टकराव नहीं हुआ तो नतीजे सार्थक आने की उम्मीद है। चलिए, लेफ्ट से तो आरजेडी की बात बन गई, लेकिन एक पुराने सहयोगी गठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं होने पर नाराज हो गए। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए था। सीटों के बंटवारे में देर से होने से सभी दलों के नेता कार्यकर्ता की चिंता बढ़ गई है। मांझी जी चले गए, नहीं जाना चाहिए था और हम तो आज भी चाहते हैं कि महागठबंधन का दायरा बढ़े, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो हम तो दायरा बढ़ाने की राय रखने वाले लोग हैं और इसके लिए हम बाकी दलों से भी आग्रह करते हैं कि सब लोग इसके दायरा को बढ़ाएं ताकि एनडीए के खिलाफ जो भी वोट है उसके बंटवारा को रोका जा सके। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा जिस दायरे की बात को कह रहे हैं उससे हम बाद में समझेंगे। पहले यह समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा की चिंता क्या है। चिंता यह है कि सीट शेयरिंग पर आरजेडी के नेता बयान दे रहे हैं, 160 से ज्यादा सीटों पर दावा कर रहे हैं। गठबंधन में लेफ्ट के शामिल होने से सीटें कम बचेंगी, यह भी चिंता है। साथ रहने पर कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है और अपने दम पर सीट निकालने की क्षमता नहीं दिखती है। तो यह वो कारण है जो स्पष्ट तौर पर नजर आता है। सियासी चर्चा के बीच लालू के बड़े लाल तेज प्रताप कल रांची में पिता लालू प्रसाद से मुलाकात करने वाले हैं। पटना से रांची रवाना होने से पहले तेज प्रताप ने कहा कि वो अपने पिता के स्वास्थ्य का हाल जानने रांची जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह और रामा सिंह अब आरजेडी के साथ हैं। तेज प्रताप ने लालू की नाराजगी की बात को खारिज कर दिया। पिताजी का स्वास्थ्य देखने के लिए जा रहा है, बहुत दिनों से नहीं गया था मैं, उनका स्वास्थ्य का हाल चाल लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। पार्टी की रणनीति के लिए बात होगी सर? पार्टी के लिए रणनीति के लिए लगातार हम और तेजस्वी जी चर्चा करते हैं कि पार्टी में किस तरीके से लोगों को, और चुनाव का माहौल है तो तमाम ऐसी रणनीति है तो होगी पार्टी में। अच्छा, जो कोई रूठे हुए लोग हैं, जैसे रामा सिंह जैसी ताकत जुड़ रही है, तो कुछ रूठे हुए लोग हैं तो उन्हें मनाएंगे? सब माने हुए लोग हैं, सबसे मेरी बात हो चुकी है। सर, रामा सिंह ने कहा है कि अगर पार्टी अध्यक्ष चाहे तो हमारी बीमार है, चाचा जी बीमार है, चाचा जी रघुवंश चाचा जी बीमार हैं जी। हाँ, तो मतलब दोनों को साथ आ जाएंगे एक साथ? सब लोग साथ में हैं ही, अलग कहाँ है? कह रहा था कि लालू जी नाराज थे आपके बयानों को लेके। नहीं, नाराज कहाँ है? ये सब र्यूमर आप लोग के जरिए उड़ता है। परिवार में आप लोग आग लगाने का काम करते हैं, मीडिया के लोग।
और आइए लालू से तेज प्रताप के मुलाकात के मायने को भी समझ लेते हैं। तेज प्रताप यादव को पार्टी में तेजस्वी की तरह तवज्जो नहीं मिल रही। चुनाव से पहले तेजस्वी से नहीं तालमेल दिख रहा है। ज्यादातर मौकों पर दोनों भाई अलग अलग नजर आ रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह पर बयान देकर मुश्किल में है तेज प्रताप, और पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने तेज प्रताप से किनारा कर लिया, उनके बयानों से किनारा कर लिया। इधर रघुवंश प्रसाद पर राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी है। एनडीए के नेता जहां आरजेडी पर हमलावर हैं, आरजेडी को सहयोगी अब नसीहत दे रहे हैं। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उनकी पार्टी के हैं, लेकिन उनके बचाव में भी नहीं आती है। केवल अपने पिताजी, माताजी और पूरे परिवार, पूरे कुनबे के बचाव में आती है। उन भ्रष्टाचारियों के बचाव में आती है जो भ्रष्टाचारी उनके संरक्षण में बिहार में लंबे समय तक कुशासन का दंश दिया है। रघुवंश बाबू को बेसहारा छोड़ देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल का ये राजनीतिक संस्कार रहा है कि लोकतंत्र के जितने भी संक्रमण फैलाने के जो तरीके हो सकते हैं, उन तमाम तरीकों का ईजाद करने का ये राजनीतिक कारखाना रहा है। आदरणीय रघुवंश बाबू की भावना को जो भी लोग आहत करेगा, उसकी राजनीति बिहार की जनता जरूर आहत कर देगी। रघुवंश बाबू एक बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं। अब किस परिस्थिति में उन्होंने ये फैसला लिया वो वही बता सकते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम में ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं का इस्तीफा कहीं से भी अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। मेरा मानना है कि ऐसे नेताओं को मनाना चाहिए और उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। रघुवंश बाबू बड़े नेता हैं, हम लोग के वरिष्ठ रहे हैं, अभिभावक तुल्य रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है, फिर पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो लोग हैं उनके साथ क्या वार्ता हो रही है, क्या वार्ता हुई है, क्या वार्ता होने वाली है, फिर उसके आधार पर वो क्या सोचने वाले हैं। वो तो अभी बीमार हैं, मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना ही कर सकता हूँ। और बीजेपी नेता और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की कोई पूछ नहीं, पार्टी में कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं। रामकृपाल यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को आरजेडी छोड़ने की सलाह दी है। राष्ट्रीय जनता दल में रघुवंश बाबू का बहुत कंट्रीब्यूशन है और राष्ट्रीय जनता दल के जब बुनियाद डाली जा रही थी तो उसमें एक सदस्य के रूप में थे। और राष्ट्रीय जनता दल जो इतना बड़ा कभी फला फूला, कभी अब तो नहीं है, उसमें रघुवंश बाबू का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। रघुवंश बाबू को रहना उचित नहीं है। मेरा सलाह होगा निर्णय लें और इस हालात में, जिस हालात में उन्हें पहुंचा दिया गया है, पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अपमान किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, बेइज्जत किया जा रहा है, तो बढ़िया है कि घुटन जो महसूस कर रहे हैं उससे बाहर आ जाएं। और बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के घर के बाहर हंगामा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राबड़ी देवी के घर के बाहर हंगामा हुआ है। रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थकों ने भारी हंगामा किया। यह हंगामा और नारेबाजी रामा सिंह के विरोध में हुआ है, जिन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ बयानबाजी की है। हंगामा देखकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घर के बाहर निकले। नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने की उन्होंने कोशिश की है। चलिए अब उस सिस्टम की बात करते हैं जिसकी बिना पर पार्टियां चुनाव में उतरने वाली हैं। डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं, इस पर विशेष जोर रहेगा। इसमें आईटी की भूमिका बड़ी होगी। बीजेपी ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं, यह भी हम आपको बताते हैं कि बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह पार्टी की रणनीति उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इसके लिए एक खास तैयारी है। अभी तक हमने अपने 243 विधानसभा में से 231 विधानसभा में आज तक हमने वर्चुअल रूप से युवा जनसंवाद किया है और कल तक मेरा समाप्त भी हो जाएगा 243 विधानसभा का। और सभी जगह हमारे कार्यकर्ताओं के साथ
नए युवा कहीं ना कहीं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से को अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं, वैसे युवा भी इस कार्यक्रम में मेरे जुड़ रहे हैं। हर एक मंडल में 25, 20, 25, 30, 35 ऐसे हर मंडल से युवा जुड़ रहे हैं। आईटी के क्षेत्र में आप लोग क्या चाहते हैं? आईटी के क्षेत्र में हमने तय किया है कि हर बूथ डिजिटल यूथ, और मंडलों में मेरे जितने 1099 मंडल है बीजेपी के दृष्टिकोण से, सभी मंडलों में हमने डिजिटल योद्धा बनाया है। चलिए, डिजिटल योद्धा बनाए गए हैं और इधर बीजेपी ने सप्तऋषियों को भी तैयार कर दिया है। उन सदस्यों को नया टास्क ये दिया गया है कि वो हर दिन 25 नए घरों में जाकर बीजेपी की कैंपेनिंग करें, बीजेपी का चुनाव प्रचार, उनकी योजनाएं बताएं। बीजेपी की तरफ से ये कैंपेनिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर कैंपेन में पहले से ही माहिर रही है। हम सभी इसी में विश्वास भी रखे हैं और चुनाव चाहे जहां भी हो, हम डोर टू डोर कैंपेन करते रहें। सप्तऋषि में विधानसभा ये बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, फिर उसके बाद वहाँ के पालक जो एक बुजुर्ग कार्यकर्ता होते हैं, फिर उसके बाद वहाँ के प्रभारी, इन सबको मिलाकर के 7 प्रमुख कार्यकर्ताओं की सप्तऋषि है। फिर हमारी 21 की कमेटी है। अब ये सारी कमेटी के जो सदस्य हैं, सभी के जिम्मे 20-25 परिवार ऐसे होगा, और ये जो बूथ के पन्ने होते हैं उस हिसाब से 1-2 पन्ने में जो परिवार आते हैं, ऐसे 20-25 परिवार एक बूथ कमेटी के सदस्य या 2 बूथ कमेटी के सदस्य के जिम्मे होगा। और वो लोग उन परिवारों में जो हमारा पंपलेट आएगा, जो हमारे पर्चे आएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अगर कोई वीडियो रिलीज होता है या फिर कभी कोई वर्चुअल संबोधन होता है, तो उसको वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस प्रकार से हम डोर टू डोर कैंपेन करने का काम करेंगे। तो चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए यह समझने की जरूरत है कि पार्टी डिजिटल तकनीक पर आखिर जोर क्यों दे रही है। तो बीजेपी के पास सबसे मजबूत डिजिटल संसाधन है। कोरोना काल में भी पार्टी ने डिजिटल रैली की, बीजेपी ने हर बूथ के लिए रणनीति बनाई, सहयोगी जेडीयू भी डिजिटल तकनीक को अपना रहा है और एनडीए के मुकाबले महागठबंधन की तैयारी कमजोर दिखती है। बीजेपी के साथ जेडीयू भी चुनाव की तैयारियों में है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 सितंबर को वर्चुअल रैली करने वाले हैं और जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का कहना है कि इस बार का चुनाव अपने आप में खास होगा। संकट काल के संक्रमण दौर में अपनी जनता और कार्यकर्ता से पहुंचने का एकमात्र रास्ता ये बचा था, जिसमें सोशल डिस्टेंस का भी कंसेप्ट मेंटेन होता था और भी चीज़ें। नीतीश कुमार जी 6 सितंबर से वर्चुअल रैली करके शुरुआत करेंगे एनडीए के कैंपेन की। अब इसमें भी कन्फ्यूजन समाप्त हो गया है कि एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा। श्री नड्डा जी ने अपने पटना प्रवास में इस गलतफहमी को भी दूर कर दिया है और हम सब लोग अब चुनावी मोड में। अब बात झारखंड की करते हैं। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बैठक कर ली। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। बातचीत के दौरान सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन से शिबू सोरेन का हाल पूछा। हेमंत सोरेन ने देश की स्थिति खराब होने का आरोप लगाया, युवाओं में नाराजगी और रोजगार की कमी का मुद्दा उठाया। साथ ही जीएसटी से राज्यों को नुकसान होने की बात कहते हुए केंद्र से राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की मांग की। मुझे लग रहा है कि बहुत अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा आक्रोश है, विशेषकर युवाओं में तो बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो उनके रोजगार छीने गए, उनके रोजगार चले गए, ये सभी अर्थशास्त्री टीवी में या अखबारों में लिखते हैं। उसको देखने के बाद पता चलता होगा कि देश की वास्तविक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और आज मैं शुरू से इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी के सामने फ्लैग करता रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इस बात को कहा है कि हमारी कमिटमेंट है जीएसटी लगने के बाद हम आपको सर्टेन पीरियड तक कंपनसेशन देने की। और अभी मुझे लगता है अब चूंकि ये कोविड कोरोना का जो संक्रमण आया, इससे तो हम लोग को लगता है जो कंपनसेशन पीरियड था, ये पीरियड को भी बढ़ाना चाहिए, कंपनसेशन भी बढ़ना चाहिए और पीरियड्स को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ही रिसोर्स नहीं है। अभी तो बहुत मुश्किल से हमारे जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं, आयरन ब्लॉक्स हैं, सबको बेचने पर ये लगे हुए थे, ऑक्शन करने पे लगे हुए थे। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन चीजों को मैंने रोका है और उस पर हम लोग होमवर्क भी कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्स को अपने राज्य के बेनिफिट के लिए कितना यूज कर पाए, रिसोर्स जनरेट कर पाए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हर एक रुपया के लिए हम मोहताज ना हो। ये हमारा वर्क प्लान में है।
सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन के बीच हुई बातचीत के सियासी मायने को भी आप समझिए। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार है और सरकार के परफॉर्मेंस पर कांग्रेस का भविष्य टिका है। बड़ी मुश्किल से झारखंड में कांग्रेस सत्ता में आई है। सरकार से कांग्रेस की नाराजगी सामने आई थी। हेमंत से बात कर सोनिया ने ऑल इज वेल का एक संदेश सामने लाकर दिया है। झारखंड की सत्ता में सहयोगी कांग्रेस स्वास्थ्य के मसले पर अचानक भड़क उठी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों की मनमानी का आरोप लगाया। सवाल उठाया कि आखिर विपक्ष की मांग उठाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्यों जागते हैं। उन्होंने निजी अस्पतालों में जनता से लूट का आरोप लगाया है। कई बार जब तक जनता उद्वेलित नहीं हो जाती है, जब विपक्ष आरोप नहीं लगाने लगता है, तब तक अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंगती है। जब ये पता है कि कोरोना संकट आया हुआ है, लोग अस्पताल में ही जाएंगे और अस्पताल में लूटपाट मचेगी, तो ऐसे में इन नियमों की जो बातें हो रही है ये पहले भी लागू की जा सकती थी। हमें लगता है कि अधिकारियों को अभी भी मानसिकता बदलने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब मांग करे तभी हम इस बात को का संज्ञान लें, ये ठीक नहीं है। चलिए, निजी अस्पतालों की मनमानी के मसले पर बीजेपी ने सरकार को घेर लिया। निजी अस्पतालों से सांठगांठ का आरोप लगाया गया है। तो ये शक लग रहा है कि कहीं ना कहीं निजी हॉस्पिटल से इन लोगों का किसी न किसी रूप में सांठगांठ तो नहीं है, इसलिए लगातार इस प्रक्रिया को देर किया जा रहा है। झारखंड की गरीब जनता को राहत नहीं मिल रहा है और स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के होने के नाते हम तो ये अपील करेंगे, मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि यदि स्वास्थ्य मंत्री उस मसौदा पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री के हैसियत से, सरकार के मुखिया के हैसियत से मुख्यमंत्री को वो फाइल मंगा के तुरंत से तुरंत हस्ताक्षर करना चाहिए। अब राजनीति से हटकर कुछ खबरों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी वासियों को सिंचाई और बाढ़ से सुरक्षा को लेकर शुरू किए गए कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से की जा रहे कार्यों की चर्चा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में विकास के हर काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पानी की किल्लत दूर करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में तालाब पोखर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अगर दोबारा मौका मिला तो हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। अब हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है। तो जो आपदा पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए तो हम लोग सब तरह का काम करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेचुइटस रिलीफ हम लोग देते हैं और आप जानते हैं ग्रेचुइटस रिलीफ जो शुरू किया था हम लोगों ने 2007 में, और 1 क्विंटल अनाज हम लोग दे रहे थे। तो उत्तर बिहार में दरभंगा में एक जगह पहुंचे तो हमको कहने लगा तो फिर ले जा करके हम उसको देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। गंगा जल जो वहां पहुंचाएंगे और लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी। कितने लोग आते हैं गया में और बोध गया में बाहर से भी। और ये राजगीर में क्या हुआ है साहब, कितना इंस्टीट्यूशन बन गया। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका भी सृजन हो गया। अनंत चतुर्दशी से अयोध्या में अखंड दीप जलेगा और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस दीप के लिए जिस घी का इस्तेमाल होगा वो पटना के महावीर मंदिर से भेजा जाएगा। महावीर मंदिर ट्रस्ट ने कर्नाटक से शुद्ध गाय का घी मंगवाया है, जो कि इसकी सप्लाई अयोध्या में की जाएगी। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।